देश भर के खिलाड़ियों से एक खास बात, और वो बात ये कि यदि आपको खारिज कर दिया जाए या टीम से हटा दिया जाए तो कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक नैन, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कभी जूनियर लेवल पर टीम में शामिल नहीं किया गया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खिलाड़ी एक दिन बेल्जियम के खिलाफ गोल करेगा, और वो भी ओलंपिक में। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल करेगा और एक गोल डिसअलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत फॉरवर्ड के तौर पर सामने आए हैं और ये इसकी मिसाल है जीती जाती है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है जिस तरह से आप जूनियर लेवल पर, जो हमें पता चला था कि आप एक बार आप नेशनल कैंप से भी बाहर कर दिया गया था। हाँ जी सर। लेकिन उसके बाद आपने जो पूरा चार्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पर जो तैयारी की जाती है, उसको आपने इकट्ठा किया, उसको आपने फॉलो किया, जबकि आप नेशनल टीम के सदस्य भी नहीं थे। यस सर। ऐसा कैसे? सर, जो मेरे फ्रेंड थे ना, जो वो जूनियर में मेरे साथ था, विवेक सागर, तो मैं उससे शेड्यूल लेता था कैंप का। और जब मैं पीएनबी में था, सुबह मैं पीएनबी का प्रैक्टिस करता था, शाम को जो है वो शेड्यूल भेजता था मेरे पास, जिम का या कोई भी रनिंग का शेड्यूल, तो मैं उससे शेड्यूल लेके वो कैंप की प्रैक्टिस करता था। विवेक सागर प्रसाद, ओलंपिक में आपने उनको देखा होगा जरूर मिडफील्ड में, और वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। सोनीपत में इस समय हम इनके घर पर मौजूद हैं। तो मेरा आपसे बस वही जानना था कि आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे। आपको कैंप से भी, आप कैंप में भी नहीं थे, तो कभी आपने सोचा था कि कभी आप ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करेंगे, एशियन गेम्स में आप गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य होंगे और ओलंपिक में भी दो तगड़ी टीमों के खिलाफ आप गोल करेंगे? स्टार्टिंग में सर जब मैं कैंप से निकाला तो उसके बाद सर मैं पीएनबी में डेली जाता था, सुबह 5 बजे, मतलब जाना होता है वहाँ, डेली सुबह प्रैक्टिस होती है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जाना, सुबह जल्दी उठना, फिर जाओ, फिर वापस आना। ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा था कि मतलब जो मेरे गुरु और जो मैंने सपना देखा ओलंपिक में खेलने का और मेडल जीतने का, वो पूरा ऐसे नहीं होगा, मेरे को और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अपना ऑनेस्ट से अपना काम करता था, ऑनेस्टी पूरा अपना, जितना मेरे अंदर जुनून था, जितना मेरे अंदर जोश था, मैं पूरा लगा देता था मैं प्रैक्टिस में। और मैं अपने ऊपर भरोसा रखता था, हाँ होगा, एक दिन होगा। तो मैं उसी को कंटिन्यू रखा मैंने 3 साल तक। और एक दिन मेरा कैंप में नाम आया, 60 की लिस्ट थी, उसमें नाम आया। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं 33 कोर ग्रुप में आ जाऊँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन 33 में मेरा नाम आया। और उसके बाद मैं टीम में भी आ गया सर, क्योंकि कोच को मेरा गेम पसंद आया, ग्रैम रीड को। और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लगातार कंटिन्यू टीम में बना रहूँगा और मैं कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक का मेडलिस्ट हो जाऊँगा एक दिन। ग्राहम रीड के साथ भी आपने काम किया, आपने क्रेग फुलटन के साथ भी काम किया, क्या फ़र्क था दोनों की शैली में? ग्राहम रीड सर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ टाइप, थोड़ा सा फिटनेस लेवल, काउंटर अटैक हॉकी, और थोड़ा सा जो मतलब ये बोल सकते हो आपकी इनसाइड द डी, थोड़ा सा वेरिएशंस, पीसी में वेरिएशंस। और जो क्रेग फुलटन सर है उनका थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा वर्क रहता है। जैसे आप टैक्टिकल लगा लो, आप हर मैच से, बल्कि वो ये कहते हैं कि काउंटर अटैक आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए, डिफेंड टू विन उनका एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तथ्य है उनका, मतलब कि ये करना ही करना है मैच में, प्रिंसिपल है ये। मतलब डिफेंस टाइट होना चाहिए, अटैक हो या ना हो, गोल नहीं होना चाहिए। तो क्रेग फुलटन जो हमारे कोच हैं अभी, उनका थोड़ा यही है, टैक्टिकल थोड़ा वर्क बहुत ज़्यादा है। तो आप काफ़ी, कई बार यही वजह है कि आप कई बार बहुत पीछे भी खेलते हैं, मिडफील्ड या मिडफील्ड से भी पीछे खेलते हुए दिखते हैं, जबकि आप बिल्कुल, मैंने देखा कि ललित के साथ जो आपकी जो जुगलबंदी होती है, कई बार तो हमें वो पुराने दिन जो थे ना जफर इकबाल और मोहम्मद शाहिद के, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं उनको देखकर। तो ये एक फुलटन की वजह है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा पीछे भी खेलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, फुलटन सर का यही मेन है, डिफेंस पहले है, अटैक बाद में। बेल्जियम के अगेंस्ट जब आपने गोल किया तो हमने देखा आमतौर पर एक प्लेयर जब डी में स्ट्राइकिंग सर्कल में प्रवेश करता है तो जाते ही वो हिट मारता है। हाँ जी। और आपने जो है आप उल्टा घूम गए। हाँ जी, हाँ जी। और तब हमें भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमने ऐसा विदेशियों को तो देखा था, लेकिन भारत में मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि एक जब आप अपोनेंट के गोल के पास जाकर पीठ दिखाएं और उसके बाद जो है आप
घूम कर जो है उसको गोल करें, Yes, पावर आती है। मेरे ख्याल से ये शायद फुलटन साहब की एक नई यस टेक्निक यस थी। सर। सर फुलटन सर ने ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा रखी है हमारी, जो बैक हैंड मतलब गोल पोस्ट पीछे है और बॉल अपने पैरों के अंदर है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है हमने। तो वो गोल जब हुआ उससे पहले जो है, उससे पहले ही बताता हूँ आपको, मेरे ऊपर 3 मैच हो चुके थे, गोल नहीं हुआ था मेरा। तो मेरे थोड़ा सा अपने आप अंदर ही थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं कि गोल क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा फील प्रेशर सा हो रहा था, लेकिन वो गोल हुआ तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। तो आने वाले मैचेस के लिए मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होने लगा पूरे। और फिर तो आपने इतिहास ही रच दिया जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल किया। Yes, और sir. उसके बाद जिस तरीके से 52 साल का इतिहास, Yes, और sir. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया ओलंपिक में, क्योंकि मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जब एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुई हाँ जी। उसके बाद से हमने कभी हराया नहीं था उन्हें। सर मैं बताऊं, सच बताऊं तो हमें पता नहीं था कि हमने इतने साल बाद, मैच से पहले जब मैच खत्म हुआ उसके बाद हमें पता लगा कि हमने ये इतिहास रच दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने एक बहुत शानदार गोल किया था, हम तो खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे जितने भी वहां लोग थे। और जब आपको गोल को डिसअलाउ कर दिया गया, यस तो सर। लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे और हमारे श्रोताओं को समझा दीजिए। सर मुझे भी समझ में नहीं आया, हमें स्क्रीन पे दिखा भी नहीं कुछ कोई फाउल है या नहीं है, पता नहीं वो अंपायर ने कुछ, थर्ड अंपायर ने कुछ देखा होगा तो दे दिया वो। लेकिन मेरे और जो मैं मनदीप भाई है उनका ब्लॉकिंग का फाउल दिया था कुछ, उनसे ही मेरी बात हुई थी मैच के बाद, तो उन्होंने बताया था कि कुछ था नहीं फाउल। ऐसा फाउल नहीं था कि उस वक्त गोल को डिसअलाउ कर दिया यस जाए। हाँ जी, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा था नहीं फाउल। अच्छा, आपको नहीं लगता पेनल्टी कॉर्नर जब दिए जाते हैं और पेनल्टी कॉर्नर पर आपके गोल करने वाले जो डायरेक्ट फ्लिकर हैं आपके पास हरमनप्रीत ही हैं, हाँ जी। क्योंकि जो अमित रोहिदास हैं वो उनका इस्तेमाल तब होता है आमतौर पर, जो हमने देखा जब हरमनप्रीत मौजूद नहीं होते, रशर जो है वो उन पर टूट पड़ता है। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है 2, 3 या 4 डायरेक्ट फ्लिकर हमारे तैयार होने चाहिए बिल्कुल हरमनप्रीत के स्तर के? बिल्कुल सर होने चाहिए, और है भी सर, लेकिन जो हमारे कोच हैं या हमारे टीम मेट्स हैं वो हरमन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है हर बार, हर टूर्नामेंट में उन्होंने वो चीज़ें हमें शो की है, ट्रस्ट अपना बनाया है उन्होंने। तो हमें ये नहीं है कि उनको नहीं देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा पेनल्टी वेरिएशन में, मतलब है उनके ऊपर हमें भरोसा और हमेशा बना रहेगा वो ट्रस्ट सर। श्रजेश अब नहीं होंगे हाँ आगे जी। आगे के मैचों में, कितनी कमी महसूस करेंगे आप? बिल्कुल सर, वो तो एक लेजेंड है सर, बहुत मिस करेंगे उनको। विद ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड जो वो हमें समझाते थे, जो हमें एक्सपीरियंस अपना शेयर करते थे ऑफ द फील्ड वो, और जो पीछे से बैक से जो सपोर्ट करते थे वो कॉलिंग से, और प्रेशराइज सिचुएशन में जो वो जैसा हैंडल करते थे उसको, वो मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। चलिए जी, हम तो उम्मीद करेंगे कि कोई इस तरह का खिलाड़ी जो है आगे आए और वो श्रजेश की कमी की भरपाई करे, क्योंकि हमें गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार हमारा गोल्ड मेडल जो चूका है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। बहुत अच्छा खेले हैं आप लोग और वाकई बधाई के पात्र हैं। बस यहाँ से एक मिलता जुलता एक सवाल मेरा ये आपसे ज़रूर है कि आप जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता हाँ है, जी। हमें देखने पर ही टीवी में जब हम देखते हैं हम खुद बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर कितनी टेंशन होती है, कितना दबाव होता है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? स्ट्रेस सर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है सर, स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन जो हमारा टीम है जो वहाँ फैमिली एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा, तो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई लग रहा है, कोई मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो थोड़ा डाउन जा रहा है उसका गेम, तो उसको बूस्टअप करते हैं सर, एक बोल के उसको कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट थिंग। तो ये चीज़ें मतलब ग्राउंड में बहुत सपोर्ट करती हैं, और जो एक्सपीरियंस है जो सीनियर्स प्लेयर्स का वो हमेशा शेयर करते रहते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं हमेशा ग्राउंड में। कोई गलतियों के ऊपर टीम में बोलता नहीं है किसी को, क्योंकि पता है सबको गलती हर किसी से हो सकती है, आज नहीं है तो कल होगी गलती, तो इसीलिए सपोर्ट करते हैं। और कोच जो है हमारे वो भी ज़्यादा मतलब टीम को ही बोलते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करो एक दूसरे को, टीम गेम है सर। पैडी अपटन साहब तो सुना है कि फुलटन साहब के साथ मिलके आप लोगों को एल्प्स की पहाड़ियों पर ले गए थे, स्विट्जरलैंड ले गए थे हाँ जी सर। टूर्नामेंट से पहले। वो एक्सपीरियंस अलग था सर, वहाँ तो हम ऐसा फील हुआ हमें कि हम मुझ से खेले हैं सर। क्या लगा कि वाकई स्ट्रेस आपका Yes. बिल्कुल गायब हो गया है? यस सर, फिर ग्राउंड में जो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर हम वो कर सकते हैं तो ये हमारे आगे कुछ नहीं है। तो हमने जो क्वार्टर फाइनल जो मैच हमारा हुआ था, हमें रेड कार्ड मिला था, हम वही फील, हाँ जी, वो फील करके खेले थे सर हम। वहाँ अगर हम
मौत के साथ खेल सकते हैं, ये तो कुछ नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ है ही नहीं, ये तो इजी चीज़ है। वो हमें बहुत फ़ायदा किया जो स्विट्ज़रलैंड में हमने पैडी ने करवाया हमारे साथ। तो आप लोग किस तरह के आपके हल्के फुल्के क्षण होते हैं, मतलब जब शिरजेश हैं या पंजाबी प्लेयर आपकी टीम में बहुत ज़्यादा हैं, जलंधर के बहुत सारे लोग हैं, अमृतसर के बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग किस तरह का वातावरण बनता है जो हल्के फुल्के क्षण आपके लिए मुहैया कराता है? क्या स्विमिंग पूल में जाते हैं या पंजाबी गाने गाते हैं या हरियाणवी रागनी गाते हैं? किस तरह का माहौल रहता है? माहौल सर जैसे मैंने पहले बताया फैमिली वाला माहौल रहता है, बिल्कुल एक दूसरे की कोई आलोचना नहीं करना, मतलब मजाकिया टाइप हर एक दूसरे के साथ। जैसे कोई सीनियर है तो ये नहीं है कि वो सीनियर है तो उसके साथ मजाक नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेंडली हम एक टीम दूसरे का सबसे मजाकिया खिलाड़ी कौन है? सबसे मजाकिया तो सर हंसी मजाक करने वाला, हमेशा चुटकुले सुनाने वाला? जुगराज 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 युवराज तो अब टीम में नहीं थे ना? नहीं वो थे लेकिन नहीं, जो लेकिन अब साथ में थे वो हमारे। टीम के साथ थे। हाँ जी सर, पूरा ओलंपिक वो हमारे साथ में ही थे सर। अच्छा, हाँ जी। और बाकी और जो खिलाड़ी शिरजेश सुना है पंजाबी गाने गाते हैं? वो तो सर सब कुछ करते हैं, इंग्लिश गाने, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, अच्छा। पंजाबी, अच्छा सारे सर। अच्छा, और बाकी खिलाड़ी? बाकी सर जर्मन सुना है कि बड़े हंसी मजाक वाले हैं? हाँ जी जर्मन हैं सर, हर सब हैं सर हंसी मजाक वाले। मैं ही थोड़ा सीरियस हूँ सर। क्यों सीरियस हैं आप? पता नहीं सर, मेरे स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा सा मैं चुपचाप रहता हूँ तो इसीलिए सर। लेकिन गोल करते हैं आप, बड़े हाँ जी। बड़े जबरदस्त गोल करते हैं आप। जी सर। चलिए, हमारी दुआ है और हम इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से, इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार जो गोल्ड का हमने सपना संजोया था और जो रेड कार्ड की वजह से हमारा वो धूमिल होता हुआ नजर आया, जर्मनी के हाथों हमें हार लगी, वो हमें जीतना चाहिए था। कम से कम जो पेनल्टी स्ट्रोक जो हमने खाया, वो पेनल्टी स्ट्रोक शायद एक बहुत बड़ी भूल थी। मेरे ख्याल से गोल लाइन पर हम अगर उसको रोका होता तो शायद पेनल्टी स्ट्रोक ना मिलता और हम शायद ना हारते। बिल्कुल सर। तो इस उम्मीद के साथ कि भारत अगली बार लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में इस कांसे के तमगे का रंग जरूर बदलेगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगातार 2 ओलंपिक में भारत ने मेडल जीते हैं हॉकी में, और ये एक ऐसा समय है कि 1984 से लेकर भारत जो है 2016 के रियो ओलंपिक खेलों तक हॉकी में कभी भी कोई पदक नहीं जीत पाया था। तो हमारी शुभकामनाएं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।